हेलो दोस्तों, साइंस विजन मस्ती में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग ब्लड पार्ट 2 में आरबीसी के बारे में देखे थे, आरबीसी रेड ब्लड कार्पेल्स के बारे में। आज हम डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पेल्स या श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएँ, वाइट ब्लड कार्पेल्स या श्वेत रुधिर कणिकाएँ। इसको शॉर्ट में डब्ल्यूबीसी नाम दिया जाता है। इसका कई नाम है, जैसे इसको सैनिक कोशिका भी कहा जाता है या सैनिक कोशिका, या इसको शरीर का सिपाही कहा जाता है। शरीर का सिपाही, पुलिसमैन ऑफ द बॉडी, या इसको फाइटर सेल भी कहा जाता है। फाइटर सेल के नाम से जाना जाता है, या इसी को बॉडीगार्ड सेल कहा जाता है। इसका एक टेक्निकल नाम है ल्यूकोसाइट, या इसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। यहां ध्यान दीजिए, ल्यूको का मतलब होता है सफेद, और साइट का मतलब होता है कोशिका या कणिका। ल्यूको यहां सफेद हो गया, और साइट का मतलब कोशिका। जैसे आपको बताए थे साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। साइट यानी कोशिका। सफेद कोशिका किसको कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। फाइटर सेल किसको कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। शरीर का सिपाही किसको कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। अलग अलग तरीकों से ये क्वेश्चन पूछते रहता है। कभी पूछ देगा बॉडीगार्ड सेल किसको कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को बॉडीगार्ड सेल कहा जाता है। आइए देखते हैं इसका आकार। डब्ल्यूबीसी का आकार पूछता है, यानी शेप कैसा होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार जो होता है इर्रेगुलर होता है। इर्रेगुलर, या इसको हिंदी में अनिश्चित बोलते हैं। अनिश्चित या अनियमित होता है। अनियमित या अनिश्चित होता है, यानी इसका निश्चित कोई शेप नहीं है, यानी यह अमीबा की तरह होता है। अमीबा की तरह होता है। अमीबायड शेप होता है। कैसा होता है? अमीबायड शेप होता है। फिर पूछता है कि डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है या फंक्शन क्या है। डब्ल्यूबीसी जो है संक्रमण से बचाता है, प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, यानी यह हमें संक्रमण यानी इन्फेक्शन या संक्रमण से बचाता है, प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। डब्ल्यूबीसी पूछता है इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। जैसे कोई रोगाणु या पैथोजन बाहर से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, हमारे शरीर में आता है, चाहे नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से, किसी माध्यम से किसी तरह शरीर के अंदर आ जाता है, तो उसको मारने का, उसको नष्ट करने का काम जो है डब्ल्यूबीसी करता है। उस रोगाणुओं से डब्ल्यूबीसी लड़ने लगता है, इसलिए डब्ल्यूबीसी को फाइटर सेल कहा जाता है, शरीर का सिपाही कहा जाता है, सैनिक कोशिका कहा जाता है। यानी डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के अंदर सैनिकों की भांति कार्य करता है। अपने शत्रु रोगाणु को मार करके नष्ट करने की क्षमता रखता है। इस कारण से डब्ल्यूबीसी को प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने वाला भाग कहा जाता है। अब यहाँ पूछता है कि डब्ल्यूबीसी का रंग कैसा होता है, इसका कलर।
अगर इसके रंग या कलर की बात करते हैं तो WBC का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है, सफ़ेद या रंगहीन होता है। WBC के भीतर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अगर हीमोग्लोबिन इसके भीतर पाया जाता, अगर इसके भीतर हीमोग्लोबिन पाया जाता तो यह भी कलरफुल होता, लेकिन हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। तो पूछेगा क्या WBC के भीतर हीमोग्लोबिन पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पूछता है कि WBC की संख्या कितनी होती है? देखिए, एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति में, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो, WBC की संख्या की बात करें, संख्या, तो चाहे वह मेल हो, पुरुष हो, चाहे वह फीमेल महिला हो, इनकी संख्या होती है 6000 से लेकर 10,000 प्रति क्यूबिक mm होती है, मिलीमीटर क्यूब होती है। यानी इसमें मेल और फीमेल में इसकी संख्या अलग अलग नहीं होती है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इसकी संख्या 6000 से 10,000 के बीच में होती है। औसतन 6000 से 10,000 के बीच में होती है। WBC के भीतर पूछता है कि WBC के भीतर कौन सी क्वालिटी होती है? तो WBC के भीतर प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की क्वालिटी होती है। प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की क्वालिटी होती है। पूछता है WBC का निर्माण कहाँ होता है? अगर इसके हम निर्माण की बात करें तो WBC का निर्माण जो होता है बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में WBC का निर्माण होता है। नेक्स्ट पूछता है कि WBC जो है इसका जीवन काल कितना होता है? WBC का जीवन काल, लाइफ स्पान की बात करते हैं, जीवन काल 2 से 4 दिन के बीच होता है। यानी 4 दिन के बाद ये क्या होती हैं? मर जाती हैं। कहीं कहीं लिखा होगा 2 से 6 दिन, तो औसतन WBC का जीवन काल 4 दिन होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो 6 दिन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो औसतन WBC का जीवन काल 4 दिन, 2 से 4 दिन, ये समझ लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले। WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है। WBC ब्लड के अंदर ही मर जाती हैं। WBC के भीतर केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक या न्यूक्लियस पाया जाता है। पूछेगा WBC के भीतर केंद्रक पाया जाता है? हाँ, WBC के भीतर केंद्रक पाया जाता है। WBC के भीतर लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम पाया जाता है। जब WBC मर जाती हैं, यानी ब्लड में ही मर जाती हैं, तो लाइसोसोम उसको मार करके नष्ट कर देता है। इस ब्लड में ही मरती हैं, लाइसोसोम मार के नष्ट कर देता है। तो पूछ देगा WBC का कब्र या कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ WBC। तो आपका आंसर हो जाएगा ब्लड। आंसर क्या हो जाएगा? ब्लड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, WBC का पूछता है सामान्य से ज़्यादा बढ़ना और सामान्य से कम बनना क्या कहलाता है? श्वेत रुधिर कणिकाएँ अगर सामान्य से ज़्यादा बनेंगी और सामान्य से कम बनेंगी, दोनों कंडीशन में नुकसानदेह है। अगर ये सामान्य से ज़्यादा बनती हैं, WBC, ध्यान दीजिए, WBC सामान्य से ज़्यादा, सामान्य से ज़्यादा बनेंगी तो उसको कहा जाता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया कहा जाता है। इसका बड़ा रूप अगर ज़्यादा मात्रा में WBC बढ़ जाती है, सामान्य से ज़्यादा या अधिक बन जाती हैं, तो उसको ब्लड कैंसर नाम दे दिया जाता है। ब्लड कैंसर या इसको रुधिर
कैंसर नाम दिया जाता है। ठीक, तो ब्लड कैंसर का छोटा रूप ल्यूकेमिया है। WBC अगर पूछता है सामान्य से कम बनती हैं, WBC श्वेत रुधिर कणिकाएं सामान्य से अगर कम बनेंगी, सामान्य से कम बनती हैं, तब क्या होगा? WBC का सामान्य से कम बनना ल्यूकोपेनिया कहलाता है। ल्यूकोपेनिया कहलाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ल्यूकोपेनिया शब्द है, ल्यूकोपेनिया, और ये ल्यूकेमिया है। ये क्या है? ल्यूकेमिया। अधिक बनेंगी तो ब्लड कैंसर हो जाएगा, और जब कम बनेंगी तो प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी? कमजोर हो जाएगी। इम्यूनिटी सिस्टम जो है वीक हो जाएगी, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाएगी। तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। आइए देखते हैं WBC कितने प्रकार की होती है। व्हाइट ब्लड कार्पेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पेल्स, श्वेत रुधिर कणिका। श्वेत रुधिर कणिका जो होती है दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, और दूसरे को कहते हैं ग्रेनुलोसाइट। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए ग्रेनुलोसाइट देखिए 3 वर्ड से बना है। ए निगेटिव फॉर्म को डिनोट करता है, ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है कणिका, और साइट का मतलब होता है कोशिका, और ए का मतलब निगेटिव टर्म। तो इसको कहा जाता है कणिका रहित श्वेत रुधिर कणिका। कणिका रहित या कणिका विहीन जिसे कहा जाता है, कणिका विहीन। और ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोस कणिका, साइट मीन्स कोशिका, कणिकामय, इसको कहा जाता है कणिकामय। यानी इस प्रकार के एक ग्रेनुलोसाइट में जो है छोटे छोटे कणिकाएं नहीं रहते हैं, जबकि इसमें ग्रेन्यूल्स रहते हैं। अब यहाँ पर पूछता है एक ग्रेनुलोसाइट कितने प्रकार का होता है? एक ग्रेनुलोसाइट जो है 2 प्रकार का होता है। एक है मोनोसाइट, और दूसरा है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इसी तरह से ग्रेनुलोसाइट भी 3 तरह का होता है। एक को बोलते हैं बेसोफिल, दूसरा इओसिनोफिल, और तीसरा न्यूट्रोफिल। ये न्यूट्रोफिल। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं या ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें देखे होंगे कि मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, इसका अमाउंट दिया रहता है। तो WBC में सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल होती है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल होती है। यह 40 से 70% होती है, 40 से 70% होती है। दूसरा जो है WBC में 20 से 40% लिम्फोसाइट होती है, 20 से 40% लिम्फोसाइट होती है। तीसरा 2 से 6% मोनोसाइट होती है, और 0.5 से 1% बेसोफिल होती है, और 1 से 6% इओसिनोफिल होती है,
तो WBC में इसका ये अमाउंट हो गया कि कौन कणिका कितनी % पाई जाती है। अब यहाँ पर इससे अलग अलग क्वेश्चन आपके उठाएगा, पूछेगा कि सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कणिका कौन सी है, सबसे छोटी श्वेत रुधिर कणिका कौन सी है। 2 क्वेश्चन। तो सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कणिका ये वाली है, सबसे बड़ी WBC, शार्ट में लिख दे रहे हैं, सबसे बड़ी व्हाइट ब्लड कार्पेल्स मोनोसाइट होती है, सबसे बड़ी मोनोसाइट होती है। दूसरा, सबसे छोटी श्वेत रुधिर कणिका लिम्फोसाइट होती है, यानी लिम्फोसाइट जो है सबसे छोटी WBC होती है, सबसे छोटी श्वेत रुधिर कणिका होती है। अब नेक्स्ट, इन सब का कार्य क्या है, ये करते क्या हैं, तो आइए देखते हैं। मोनोसाइट जो होती है भक्षण कणिका होती है, ये भक्षण कणिका होती है, भक्षण कणिका, या इसी को फेगोसाइटोसिस नेचर कहा जाता है, फेगोसाइटोसिस नेचर कहा जाता है। फेगो शब्द जहाँ आए तो समझ जाइएगा कि खाने से रिलेटेड है, ईटिंग से रिलेटेड है, और साइटोसिस कोशिका को खाना, यानी फेगो का मतलब खाने से रिलेटेड है, खाना, और साइटोसिस कोशिका को। अब यहाँ बात आती है किस कोशिका को ये जो है भक्षण कर लेती है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब कोई रोगाणु हम लोगों के शरीर के अंदर आता है, कोई पैथोजन हम लोगों के शरीर के अंदर आता है, या कोई रोगजनक हम लोगों के शरीर के अंदर आता है, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, कृमि, ये सब जैसे ही आते हैं उसको ये खा जाती है, उसकी कोशिकाओं को खा जाती है। इस कारण से इसको भक्षण कणिका के नाम से जाना जाता है। पूछेगा कि भक्षण कणिका किसको कहा जाता है, तो भक्षण कणिका मोनोसाइट को कहा जाता है, क्योंकि मोनोसाइट कणिकाएं जो होती हैं रोगाणुओं को खा करके नष्ट कर देती हैं, और एक काम करती हैं, ये खाने के लिए अपने आकार को बढ़ा लेती हैं, यानी रोगाणुओं को खाने के लिए, या नष्ट करने के लिए, शार्ट में नष्ट करने के लिए यह जो है अपने आकार को बढ़ा लेती हैं। जैसे मान लीजिए इतना छोटी सी है, लेकिन जैसे ही कोई रोगाणु आया तो खचाक से ये जो है इतना बड़ी हो जाएंगी, बढ़ा लेंगे, अपना विकराल रूप धारण कर लेती हैं, तो यानी यहाँ समझा देते हैं, ये नीचे हो गया, तो यानी कि जैसे यहाँ पर छोटी मोनोसाइट है, जैसे ही शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश करता है तो मोनोसाइट जो है अपना बड़ा रूप धारण कर लेती, इतना बड़ी हो जाती हैं, छोटा से बड़ा। तो इसके बढ़े हुए आकार को माइक्रोफेज कहा जाता है। बढ़े हुए आकार को क्या कहा जाता है, माइक्रोफेज। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, माइक्रो का मतलब होता है बड़ा, अब फेज का मतलब खाने के लिए, यानी खाने के लिए मोनोसाइट कणिका जो है अपने आकार को बढ़ा लेती हैं। अब बात आती किसको खाने के लिए, रोगाणुओं को खाने के लिए। रोगाणुओं को खाने के लिए मोनोसाइट कणिका जो होती हैं अपने आकार को बढ़ा लेती हैं, तो ये माइक्रोफेज। क्वेश्चन पूछता है कि मोनोसाइट अपने आकार को बढ़ा लेती हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको माइक्रोफेज कहा जाता है, उसको माइक्रोफेज के नाम से जाना जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। मोनोसाइट हो गया, लिम्फोसाइट
साइट। लिम्फ का मतलब होता है सफेद, साइट मीन्स कणिका। लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कणिका जो होती है भक्षण कणिका नहीं होती है, यानी कि फेगोसाइटोसिस नेचर की नहीं होती है। फेगोसाइटोसिस नेचर की नहीं होती है। तो ये करते क्या है? लिम्फोसाइट जो है रुधिर प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण कराती है। रुधिर प्लाज्मा में, रुधिर प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण कराती है। अब यहां ध्यान दीजिए, जब कोई रोगाणु आता है शरीर के अंदर, पैथोजन आता है, जीवाणु विषाणु कवक जो है ये सब आते हैं, तो यह जो है एंटीबॉडी के निर्माण कराने में मदद करती है। और एंटीबॉडी जो है इन रोगाणुओं को मार मार के, चुन चुन करके मार देता है, नष्ट कर देता है। लिम्फोसाइट इस प्रकार से हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में मदद करती है। लेकिन यहां पर देखिए, लिम्फोसाइट के भीतर एक T4 लिम्फोसाइट पाया जाता है। T4 लिम्फोसाइट पाया जाता है। ये देखिए मेनली एंटीबॉडी का निर्माण कराने में मदद करती हैं। लेकिन होता क्या है, जब कोई बाहर से रोगाणु या पैथोजन बोले तो रोगाणु, रोग उत्पन्न करने वाले अणु को रोगाणु कहते हैं, जैसे जीवाणु विषाणु कवक। बार बार मैंने बताया, पैथोजन जब शरीर के अंदर आता है तो यह लिम्फोसाइट T4 लिम्फोसाइट को बर्बाद करने लगता है। खास तौर इस रोगाणु में एक रोगाणु होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यह वायरस जब शरीर के अंदर आता है तो अपना भोजन जो है लिम्फोसाइट को बनाने लगता है। लिम्फोसाइट निर्माण कर रही थी एंटीबॉडी का, लेकिन यह जो है आ करके लिम्फोसाइट को ही खाने लगता है। कारण देखिए, कोई भी रोगाणु यानी विषाणु आता है, इसका फोटोकॉपी बहुत तेजी से बनता है शरीर में। अगर ये घुसा तो घंटे भर में कई लाखों जो है वायरस बन सकते हैं। तो ये HIV वायरस जब आता है तो लिम्फोसाइट को खाने लगता है। लिम्फोसाइट को जब खाने लगता है, इसी को नष्ट करने लगता है, तो शरीर की प्रतिरक्षण क्षमता कमज़ोर होने लगती है और जिससे व्यक्ति एड्स रोग का शिकार हो जाता है। एड्स, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जब हम आपको माइक्रोबायोलॉजी का वीडियो बनाएंगे तो उसमें एड्स, HIV वगैरह के बारे में डिटेल्स देंगे। इसमें इतना जानते रहिए, HIV वायरस जो है लिम्फोसाइट को नष्ट करता है, क्षति पहुंचाता है, जिसके कारण से शरीर की प्रतिरक्षण क्षमता कमज़ोर होती है, जिसे एड्स रोग कहा जाता है। तो यहाँ दो क्वेश्चन पूछता है, एड्स रोग किस वायरस के द्वारा होता है? एड्स रोग HIV के कारण से होता है। दूसरा, एड्स रोग किस रोगाणु के कारण से होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन देगा, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो विषाणु आंसर हो जाएगा, क्योंकि HIV क्या है? वायरस है। HIV क्या है? वायरस है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। तो आइए देखते हैं बेसोफिल कणिका। बेसोफिल कणिका 2 पदार्थ स्रावित करती हैं, 2 पदार्थ का श्रवण करती हैं, पदार्थ का श्रावण करती हैं। ये 2 पदार्थ कौन से हैं? एक है हिस्टामीन, और एक है हिपैरिन,
हिपेरीन, 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 और ये हो गया आपका हिस्टामीन। देखिए हिस्टामीन कब स्रावित होता है? जब व्यक्ति एलर्जन के संपर्क में आता है तो बेसोफिल कणिकाएं हिस्टामीन को स्रावित करने लगती है, जिसके कारण से व्यक्ति को एलर्जी हो जाती है। यहाँ पर एक शब्द है एलर्जन के संपर्क में आने पर व्यक्ति को एलर्जी होती है, व्यक्ति को एलर्जी होती है। एलर्जन क्या है? ऐसे तत्व, ऐसे जो है चीज़ें जिनसे व्यक्ति को एलर्जी होती है उसी को एलर्जन कहा जाता है। जैसे किसी को धूल से एलर्जी है, किसी को धुएं से एलर्जी है, किसी को परागकण से एलर्जी है, किसी को गेहूं से एलर्जी है। तो अलग अलग चीज़ों से एलर्जी होती है लोगों को, तो उसी को एलर्जन नाम दिया जाता है। तो एलर्जन के संपर्क में जब आता है व्यक्ति, किसी को मान लीजिए धूल से एलर्जी है और वह धूल के पास गया तो उसको एलर्जी हो जाएगी, और जब एलर्जी होती है तो उसके शरीर पर जो है कुछ दाने टाइप के शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगते हैं, उसी को एलर्जी कहा जाता है। यहाँ पर दूसरा है बेसोफिल कणिका हिपेरीन स्रावित करती हैं। हिपेरीन एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। पूछता हिपेरीन क्या है? हिपेरीन एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकराइड है। क्या है? पॉलीसैकराइड है। हिपेरीन पॉलीसैकराइड है। हिपेरीन जो है रुधिर वाहिनियों में, ब्लड वेसल्स में, यानी धमनी और सिरा में जो है ब्लड को जमने नहीं देता है। आप जानते हैं कि हम लोगों के शरीर के अंदर धमनी और सिरा है, धमनी और सिरा है। इस धमनी और सिरा, धमनी बोले तो आर्टरी और सिरा बोले तो वेन, वेन, इन दोनों के अंदर जो है रुधिर बहता रहता है, और वह बहता रहता है। यह हिपेरीन उसको जमने नहीं देता है, क्लॉटिंग नहीं करने देता है। हिपेरीन का निर्माण मेनली लीवर के द्वारा होता है। हिपेरीन का निर्माण लीवर करता है, यानी पूछता है हिपेरीन का निर्माण कौन करता है? लीवर करता है। लीवर या यकृत करता है, लीवर या यकृत करता है। दो चीज़ें, हिपेरीन का निर्माण जो है बेसोफिल कणिकाओं के द्वारा भी होता है, और हिपेरीन का निर्माण जो है लीवर के द्वारा मुख्य रूप से होता है। हिपेरीन रुधिर वाहिनियों में, धमनी सिरा में रुधिर को जमने नहीं देता है, ब्लड का क्लॉट नहीं बनने देता है। हिपेरीन एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, एक पॉलीसैकराइड्स है। तो ये दो चीज़ें पूछेगा, बेसोफिल कणिका से कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं? बेसोफिल कणिका से जो है हिस्टामीन और हिपेरीन स्रावित होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल, देखिए इयोसिनोफिल भी रोगाणुओं को मारने में मदद करता है, और इयोसिनोफिल का सामान्य से अधिक बनना, अगर यह सामान्य से अधिक बनता है, सामान्य से अधिक बनता है, अधिक बनता है तो एलर्जी, एलर्जी शरीर में होती है। यानी कि इयोसिनोफिल का सामान्य से अधिक बनना एलर्जी का संकेत है। एलर्जी का क्या है? संकेत है। तो ये इयोसिनोफिल रहा। लास्ट हम देखते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल जो होता है WBC में सबसे अधिक होता है। न्यूट्रोफिल मोनोसाइट की भांति, मोनोसाइट की तरह भक्षण कणिका होती है। कैसी कणिका होती है?
भक्षण कणिका होती है, यानी इसकी प्रकृति फेगोसाइटोसिस नेचर की होती है। यानी कि जब हमारे शरीर के अंदर कोई रोगाणु आता है तो न्यूट्रोफिल कणिकाएं उसको खा करके नष्ट कर देती हैं, उसको मार देती हैं, उसको खा करके नष्ट कर देती हैं। तो मोनोसाइट की भांति यह न्यूट्रोफिल कार्य करता है। दूसरी चीज, डब्ल्यूबीसी में सबसे अधिक इसकी संख्या होती है। डब्ल्यूबीसी में सबसे अधिक इसकी संख्या होती है। अगर सामान्य से ज़्यादा न्यूट्रोफिल बनता है, सामान्य से अगर न्यूट्रोफिल ज़्यादा बनता है तो हमारे प्रतिरक्षण क्षमता कमज़ोर होने का संकेत है। यानी कहने का मतलब ये है, सामान्य से ज़्यादा अगर बनेगी, ज़्यादा बनेगी, क्या सामान्य से ज़्यादा अगर ये न्यूट्रोफिल बनेगा तो प्रतिरक्षण क्षमता कमज़ोर होने का संकेत। जैसे ब्लड आप चेक कराते हैं, अगर उसमें दिखाएगा कि न्यूट्रोफिल अधिक बन गई हैं तो डॉक्टर कहेगा कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षण क्षमता कमज़ोर है। इस आधार पर डॉक्टर बताते हैं। तो इतना देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लेटलेट्स, प्लाज्मा वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद।